हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का यूनिट 2, जिसका नाम है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा ड्रग यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ शॉक। ठीक, तो अब इसको पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि शॉक होता क्या है। वैसे तो शॉक बहुत सारे कंडीशन से जनरेट हो सकता है, जैसे कि या तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो गया है हमारे बॉडी में, है ना, या तो कोई डिसीज़ है जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गए, या तो फिर और बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से शॉक जनरेट हो जाते हैं। लेकिन मेन इसका रीज़न क्या होता है शॉक के, एक्चुअल में होता क्या है, शॉक की कंडीशन पे ना जो ब्लड है वो ठीक से बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाता, तो ब्लड का परफ्यूज़न नहीं हो पाता टिश्यूज़ तक हमारा ब्लड नहीं जाएगा, तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्यों ऑक्सीजन की कमी होगी? क्योंकि ब्लड ही तो कैरी करता है ऑक्सीजन को। ठीक, अब यहाँ पे ऑक्सीजन लेके नहीं जाएगा हमारा ब्लड, तो उस कंडीशन पे ऑर्गन्स तक, अब और टिश्यू पे नहीं पहुँच रहा है तो कहाँ से ऑर्गन तक पहुँचेगा? अब ऑर्गन भी फंक्शन करना बंद कर देंगे। एक कंडीशन ऐसा आएगा जब अल्टीमेटली यहाँ पे डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मेडिकली शॉक इज डिफाइंड एज अ कंडीशन वेयर द टिश्यू इन द बॉडी डजंट रिसीव इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि हमने अभी बताया कि हमारा जो बॉडी का टिश्यू है वो ठीक से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं उसको मिल पाता टू अलाउ द सेल टू फंक्शन, जिसकी वजह से सेल भी फंक्शन नहीं कर पाता। दिस अल्टीमेटली लीड्स टू सेलुलर डेथ, जिसकी वजह से हमारे सेल का डेथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, एक तो ब्लड है और दूसरा ऑक्सीजन है, तो वही नहीं जाएगा तो सेल का यहाँ पे डेथ हो जाएगा। प्रोग्रेसिंग टू ऑर्गन फेलियर, सेल को कुछ नहीं मिलेगा तो ऑर्गन भी फेल हो जाएगा। एंड फाइनली इफ़ अनट्रीटेड, अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया या ट्रीट नहीं कर पाए तो होल बॉडी फेलियर एंड डेथ ये अक्कर हो सकता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डायग्राम से देख लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है नॉर्मल प्रेशर के साथ, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन था। ठीक है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। या तो आपका इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है आपके बॉडी से, या तो फिर कुछ डिसीज़ के कारण, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सीवियर ब्लड लॉस हो गया, या फिर एक्सेसिव लॉस हो गया आपके बॉडी फ्लूइड का। ठीक है, या तो यहाँ पे ये क्या है आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर एंजाइना, ये सारे क्या हो सकते हैं, कॉज हो सकते हैं। तो उस कंडीशन पे क्या होता है, ये जो आपका नॉर्मल ब्लड वेसल दिख रहा है ना, वो क्या हो जाता है एबनॉर्मल, मतलब कि उसमें ब्लड ना ठीक से फ्लो नहीं हो पाता। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पूरा सभी साइड से ठीक से ब्लड फ्लो हो रहा है और उस पर प्रेशर भी ठीक से लग रहा है। लेकिन इस कंडीशन पे ये जो हमारा ब्लड वेसल है इसमें ठीक से प्रेशर ही नहीं लग पा रहा है। अब प्रेशर ही नहीं लगेगा हमारे वेसल्स पे तो कहाँ से ब्लड आगे बढ़ पाएगा? ठीक, तो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है प्रेशर, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और यहाँ पे सेल डेथ हो जाता है और अल्टीमेटली यहाँ पे शॉक आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ शॉक की बात करते हैं, तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, एनाफाइलैक्टिक, न्यूरोजेनिक और सेप्टिक, ये सब शॉक के टाइप हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ सबका मतलब। हाइपोवोलेमिक, नाम से समझ आ रहा है, हाइपो मतलब कम और वोलेमिक मतलब क्या है, वॉल्यूम, मतलब कि यहाँ पे जब ब्लड का वॉल्यूम हमारे बॉडी में कम हो जाता है उस कंडीशन पे शॉक देखने को मिलता है। सेकेंड बोलता है कार्डियोजेनिक, नाम से समझ आ रहा है कुछ हमारे हार्ट में कुछ डिसीज़ हो गया है, अगर मान लो हार्ट में कुछ डिसीज़ है तो उस कंडीशन पे शॉक देखने को मिलता है। एनाफाइलैक्टिक क्या होता है हमारे, जैसे कि कुछ एलर्जिक रिएक्शन या फिर कुछ हाइपर सेंसिटिविटी है ना, उस कंडीशन पे भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट है आपका न्यूरोजेनिक मतलब कि नर्वस सिस्टम से में कुछ डिसफंक्शन हो जाएगा, ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो। एंड लास्ट होता है हमारा सेप्टिक मतलब होता है कि सेप्टिक नाम तो सुने होंगे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है, फिर जो घाव हो जाते हैं ना उसको हम सेप्सिस बोल देते हैं। तो उस कंडीशन पे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा ब्लड पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा। ब्लड इन्फेक्टेड होगा तो सही कहीं ना कहीं पे सेप्सिस तो होगा ही, इस कंडीशन पे भी शॉक देखने को मिलता है। तो अब अभी हमने यहाँ पे जितना भी शॉर्ट में पढ़ा उसी को भी लॉन्ग फॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में। तो हाइपो मीन्स लो एंड वोलेमिक मीन्स वॉल्यूम। तो इट इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ शॉक विच कॉज ड्यू टू द लो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कम हो जाता है तब होता है ये शॉक, है ना। इसका कॉज आप देख सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज ब्लड लॉस, अब ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है तो उस कंडीशन पे ब्लड का वॉल्यूम कम होगा। सेकेंड, ट्रॉमा, अगर हमको कहीं पे चोट लग गई है, चाहे तो वो इनर हो चाहे आउटर हो, ठीक है। हेमरेजिक ब्लड लॉस, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा तो सिंपल सा बात है ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। डायरिया एंड वॉमिटिंग, यहाँ पे हम इसको फ्लो चार्ट में समझने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे हाइपोवोलेमिया मतलब कि
क्या हो गया यहाँ पे, ब्लड की थोड़ी सी कमी हो गई, वॉल्यूम में कमी हो गई, जिसकी वजह से लेस वेनस सिस्टम, तो आपका वेन्स वाला जितना भी सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो डिक्रीज़ हो जाएगा प्रीलोड। प्रीलोड मतलब क्या होता है, हार्ट में ब्लड के भरने का समय। अब यहाँ पे ब्लड ही कम हो गया है तो कहाँ से वो भरेगा, तो डिक्रीज़ हो जाता है प्रीलोड। जो डिक्रीज़ कार्डियक आउटपुट, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट आपका डिक्रीज़ होगा। हमेशा याद रखना, ब्लड का वॉल्यूम कम है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा मतलब कि बीपी यहाँ पे फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेंशन हो गया है ना, मतलब कि आपका जो ब्लड वेसल है उस पर प्रेशर नहीं लग रहा है, मतलब वो पूरी तरह से डायलेट हो चुका है, ठीक। ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे ऑर्गन ऑफ फंक्शन नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं उनको, देन मल्टी ऑर्गन डैमेज। अब उसके बाद इसके हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो जैसे कि सलाइन आपने तो सुना ही होगा, नॉर्मल कंडीशन पे जब ब्लड की कमी हो जाती है तो सलाइन बोलते हैं ना, बॉटल चढ़ाना है तो सलाइन हम दे सकते हैं, या तो प्लाज्मा डोनेट करवा सकते हैं यहाँ पे, या फिर आईवी फ्लूइड मतलब कि उनको ब्लड भी दे सकते हैं हम, ये सब ट्रीटमेंट होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट पॉइंट है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वैसे तो ये इसका एक टॉपिक है आपके में, लेकिन आप जान लीजिए कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होते क्या हैं। ये ना एक ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। अब कैसे बढ़ाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे ब्लड वेसल है। अब यहाँ पे हमारे ब्लड की कमी हो गई है, कैसे ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, कैसे, ये जो इधर हमारे इंटरस्टिशियल जो भी यहाँ पे टिश्यूज़ होते हैं, सेल होते हैं, है ना, ये सब क्या करते हैं, इधर ब्लड को अपने साइड ऐसे खींच लेते हैं। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स देते हैं। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर की खास बात ये होती है कि इसका ना हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। और साथ ही साथ ये क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से ये जो आपका मेम्ब्रेन यहाँ पे दिख रहा है जो भी वेसल्स का, इसको क्रॉस भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। तो अब ये क्या करेगा, इधर जितने भी आपके फ्लूइड गए हुए हैं उसको खींच के वापस लेके आएगा आपके ब्लड वेसल में, और जैसे ही लेके आएगा सबको ब्लड वेसल में, यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि दोज एजेंट विच हैव द रिलेटिव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड बूस्ट द प्लाज्मा वॉल्यूम, जो प्लाज्मा वॉल्यूम को क्या करता है, बूस्ट करता है, और इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को भी इंक्रीज़ कर देता है। यहाँ पे हम दूसरा बात कर लेते हैं कार्डियोजेनिक शॉक की। कार्डियोजेनिक शॉक मतलब कि कार्डियो मतलब हार्ट और जेनिक मतलब कुछ डिसीज़ की वजह से शॉक होता है। तो इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ शॉक विच इज़ कॉज ड्यू टू द हार्ट डिसीज़, मेनली ड्यू टू द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड एंजाइना पेक्टोरिस। तो इन दोनों केस में क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है ना। तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा मतलब कि शॉक की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो कॉज क्या क्या हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, वेरियस डिसीज़ लाइक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट फेलियर, एंजाइना पेक्टोरिस एंड सम अदर हार्ट डिसीज़, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस में ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो ऑक्सीजन का डिप्लेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट के हेल्प से हम समझते हैं क्या होता है, एनी कॉज, किसी भी डिसीज़ की वजह से, फिर कोई भी कारण की वजह से फेल हो जाते हैं आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होता है मतलब इसका मतलब ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे फंक्शन नहीं कर पाता, मतलब कि सबसे पहले यहाँ ब्लड आता है, देन यहाँ, उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा ब्लड आके फिल होता है। फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप करता है सिस्टेमिक अयोटा में पूरे ब्लड को, देन सिस्टेमिक अयोटा के थ्रू जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में जाता है। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन था, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल ही काम नहीं करेगा तो क्या सिस्टेमिक अयोटा तक ब्लड जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से ब्लड की यहाँ पे कमी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेलियर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा और फेल हो जाएगा आपका सोडियम पोटेशियम एटिपेस पंप। सोडियम पोटेशियम एटिपेस पंप, देखिए आयंस अगर आयंस का एक्सचेंज नहीं होगा ठीक से तो हमारे बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होगा। आपने तो डायूरेटिक्स में पढ़ा ही होगा कि जैसे कि डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स में, कि अगर आयन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन पे बीपी हाई होता है और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक। और अगर जैसे कि यहाँ पे अब मैं आपको समझाऊँ, तो अगर हमारे आयंस क्या हो गए हैं हमारे बॉडी में ठीक अमाउंट में है तो उस कंडीशन पे बीपी हाई हो जाता है ना, और ब्लड का वॉल्यूम भी जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। और इन केस ऑफ अगर ये आयंस ही डिक्रीज़ हो गए तो यहाँ पे बीपी भी डिक्रीज़ होगा और ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है और अल्टीमेटली डेथ हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एक तो हम वैसोडाइलेटर्स दे सकते हैं, दूसरा ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, पेन रिलीवर्स दे सकते हैं और सम ड्रग्स टू ट्रीट दी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, और ऐसे ड्रग दे सकते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ को यहाँ पे ट्रीट करें। अब हम बात करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक की, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया था कि एनाफाइलेक्टिक शॉक जो मतलब किसी भी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हुआ हो, तो इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ शॉक विच इज़ कॉज ड्यू टू दी सम एलर्जिक रिएक्शन सच एज द हाइपर सेंसिटिविटी। इसका कॉज क्या होता है, इंक्रीज रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर मेडिएटर्स। हमने आपको मेडिकेम में बताया था कि क्या होता है जब हिस्टामिन का रिलीज बढ़ जाता है तो उस कंडीशन पे हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन देखने को आपको मिलता है।
यहाँ पे नॉर्मल यही होता है कि हिस्टामिन रिलीज़ होता है। इसका प्रोसेस हम आपको अच्छे से मेडिकल या फिर कोलॉजी में ही बता देंगे। तो हिस्टामिन जब रिलीज़ होता है तो इन्फ्लेमेशन एंड अदर एलर्जिक रिएक्शन यहाँ पे कॉज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हिस्टामिन हमारा रिलीज़ होता है, ठीक है। हिस्टामिन एंड अदर मेडिएटर जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, ल्यूकोट्राइन्स जो, तो इसकी वजह से यहाँ पे हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन क्यों होता है इसका रीज़न यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी एंटीजन आया, बाइंड किया, और यहाँ पे हमारे एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, दोनों के रिएक्शन से ये हिस्टामिन रिलीज़ हुआ, इतना क्लियर। अब उसके बाद अभी हमने यहाँ पे आपको कहा कि हाइपोटेंशन हो जाता है। तो हाइपोटेंशन क्यों होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये मान लो हमारे बॉडी मतलब कि कोई एरिया है, ब्लड का, ब्लड वेसल है, फिर जो भी एरिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी एंटीजन आके अटैक किया, तो यहाँ पे हमको क्या होती है, इचिंग होती है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इचिंग होगा तो हम क्या करेंगे, खुजलाएंगे वहाँ पर इसको। तो क्या होता है अंदर में अब क्या होगा उसको देखना, सारे सेल या फिर जो भी हैं वो टाइट जंक्शन के थ्रू ऐसे ऐसे रहते हैं, बंधे रहते हैं। तो यहाँ का जो टाइट जंक्शन है वो क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। टाइट जंक्शन लूज़ होने की वजह से, ठीक है, टाइट जंक्शन लूज होने की वजह से इधर का जो फ्लूइड है वो मूव करने लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। आपने देखा भी होगा कि आपको अगर कोई कहीं पे इचिंग हो रहा है तो आप वहाँ पे थोड़ी जगह वहाँ पे खुजला देते हैं या फिर कुछ भी कर देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो टाइट जंक्शन है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, और उसमें जो फ्लूइड है फिर थोड़ी देर बाद अगर आपने ज़्यादा ही वहाँ पे इचिंग कर दिया तो उस कंडीशन पर वहाँ से क्या हो जाएगा, हल्का हल्का जो फ्लूइड है वो बाहर आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा हाइपोटेंशन हो चुका है, ये जगह पूरी तरह से यहाँ पे डायलेट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हाइपोटेंशन हो जाएगा। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक में वही आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा, ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका हम क्या दे सकते हैं, एपिनेफ्रिन दे सकते हैं। तो अब एपिनेफ्रिन क्यों देंगे, ये हमारे ना कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करता है। कैसे इंक्रीज़ करेगा कार्डियक आउटपुट को, देखिए कार्डियक आउटपुट का इस तरह से इंक्रीज़ करेगा, ये कराएगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा हमारा ब्लड वेसल तो सिंपल सी बात है, जो हमारा ब्लड है वो एकदम फोर्सफुली आगे जाएगा, ठीक। तो इसलिए अब ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, ये भी हमारा एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर सेप्टिक शॉक की बात करूँ तो ये किसी भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन या फिर उसके एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करने की वजह से होता है। तो इट इज़ ड्यू टू सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, एंडोटॉक्सिन का लिब्रेशन करते हैं हमारे ब्लड में। कैसे, देखिए ये कोई बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल ये कोई बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर जो टॉक्सिक जो भी मटेरियल है उस एंडोटॉक्सिन को ये क्या करता है, रिलीज़ कर देता है हमारे ब्लड में आने के, हमारे बॉडी में आने के बाद हमारे ब्लड में रिलीज़ कर देता है ये एंडोटॉक्सिन, ठीक है। तो एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करने की वजह से अब क्या हुआ, हमारा ब्लड तो पूरा इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया यार हमारे ब्लड में। तो उस कंडीशन पे क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरिमिया, ठीक है, बैक्टीरिमिया मतलब कि बैक्टीरिया का अमाउंट है जो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे फिर क्या होता है, सेप्सिस। सेप्सिस मतलब कि कहीं पे घाव होने लग गए। फिर सेप्सिस के बाद सीवियर सेप्सिस होगा आपका। सीवियर सेप्सिस होने के बाद अल्टीमेटली यहाँ पे आपको शॉक देखने को मिलेगा। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि बैक्टीरिमिया हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, फिर सेप्सिस मतलब घाव एकदम सड़ जाते हैं, फिर सीवियर सेप्सिस देन सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न मतलब कि देखिए ब्लड पूरा इन्फेक्टेड हो चुका है, तो उस कंडीशन पे टोटल बॉडी से जितना भी ब्लड है वो हमारे हार्ट में आता है, उसको हम बोलते हैं वेनस रिटर्न, तो वो डिक्रीज़ हो जाता है। दूसरा, अब ब्लड ही नहीं जा पा रहा है तो कार्डियक आउटपुट तो डिक्रीज़ होगा ही, अल्टीमेटली यहाँ पे बीपी भी फॉल होगा और ऑक्सीजन की सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ट्रीटमेंट इसका हम क्या क्या देख सकते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, या तो उसके बॉडी का पूरा फ्लूइड को हम रिप्लेस करा दें दूसरे न्यू फ्लूइड से। एंटीबायोटिक दे सकते हैं ताकि वो बैक्टीरिया वहाँ पे किल हो जाए। ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं लार्ज अमाउंट में। अब यहाँ पे हम लास्ट बात कर लेते हैं न्यूरोजेनिक शॉक का। तो इट इज़ कॉज्ड बाय द डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो उस कंडीशन पे कॉज होता है हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। ट्रीटमेंट इसका है एयर वे सपोर्ट, डोपामिन दे सकते हैं हम, फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं या फिर एपिनेफ्रिन दे सकते हैं। यहाँ पे आपको दो टर्म मैं क्लियर करा देती हूँ। जो वेनस रिटर्न हम यूज़ कर रहे थे तो उसका मतलब होता है कि हमारे बॉडी में ना, हमारे मतलब टोटल बॉडी से हार्ट में जो फ्लूइड का आना उसको हम बोलते हैं वेनस रिटर्न। और यहाँ पे कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट मतलब ये होता है कि 1 मिनट में हमारे हार्ट से कितना ब्लड आउट हो रहा है उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। आउट मतलब कि बाहर, ठीक है। तो 1 मिनट में हमारे हार्ट से कितना ब्लड आउट हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो आप ये चीज़ याद रखना कि अगर कार्डियक आउटपुट क्या है, इंक्रीज़ है, मतलब तो उस कंडीशन पे बीपी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और ब्लड वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मतलब ब्लड ठीक अमाउंट में है तो वो ठीक से फ्लो करेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट मतलब कि आपका जो ब्लड है ना, वो क्या होगा, हार्ट से जल्दी जल्दी ऐसे आउट होगा,
हर साइकिल में, ठीक है। बीपी भी इस वजह से इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हुआ तो उस कंडीशन पे क्या होगा, बीपी भी डिक्रीज़ होगा और ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ है मतलब ब्लड का अमाउंट कम है। अब ब्लड का अमाउंट कम है तो क्या वो हमारे हार्ट से ठीक से पंप होकर बाहर निकल पाएगा? क्या नहीं निकल पाएगा। तो कार्डियक आउटपुट कम है और बीपी भी इस तरह से कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।